हेलो बच्चों, मैं प्रियंका पंत हूँ। हमने अभी इससे पहले केमिस्ट्री की वीडियोस बनाई थी और उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन लिया था, जो आपके क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे जो बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सारी वीडियोस देखने के बाद आपको उन क्वेश्चंस को करने में अब कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, जिसमें बैलेंसिंग इक्वेशन था, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन थी, ये सारे टॉपिक्स आपको अब अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। बट अगर आपको नहीं हुए तो उस आपको केमिस्ट्री के बेसिक वीडियोस जो बन हैं शुरू के, वो देखने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्या सफिक्स है, कैसे सफिक्स की वैलेंसी देखेंगे, कैसे हम रेडिकल की वैलेंसी देखेंगे, कैसे कंपाउंड बनाएंगे, आपको ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ पाएंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी देखना शुरू किया है तो पहले आप फर्स्ट 3 वीडियोस को देखिएगा, जो रेडिकल के वैलेंसी पे हैं, जो सफिक्स पे हैं, जो एलिमेंट्स को कैसे याद करेंगे उस पे हैं, और उसके बाद आप देखिएगा ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए, अब हम आ रहे हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स का हमने जो टॉपिक अप लिया है वो है लाइट। तो अब अगले कुछ वीडियोस में हम लाइट पे बात करेंगे, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये सारे टॉपिक्स हैं जो अच्छे से समझ में आएंगे। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज लाइट, इट्स बिहेवियर, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज, और कितने तरह की इमेज होती हैं, और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो ये 5 टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और लाइट की बात करते हैं। थोड़ा सा समझते हैं पहले कि लाइट एक्चुअली क्या है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं दिन के उजाले में तो अपने आसपास की सारी चीजों को देख सकती हूँ ढंग से, मैं बोर्ड को देख सकती हूँ, मैं इस पेन को देख सकती हूँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, पर अंधेरे में मैं कुछ नहीं देख सकती हूँ। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है कि उजाले में मुझे ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, पर अंधेरे में तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये पेन भी अगर मैं किसी टेबल पे जाके पेन रख दूंगी और बिल्कुल अंधेरा होगा, क्या मैं पेन को जाके उसी तरह से पिक कर सकती हूँ जैसे मैं उजाले में जाके फौरन पेन को पिक कर लेती हूँ? नहीं, मुझे पेन दिखेगा ही नहीं इनफैक्ट। तो क्या डिफरेंस हुआ दिन के समय में जब मैंने चीजों को देखा, और रात के समय में जब मुझे चीजें नहीं दिख रही हैं? तो किसने हमें दिन के समय में चीजों को दिखाया, और क्या चीज है जो नहीं थी इसलिए मैं चीजों को नहीं देख पाई? तो आपने गौर किया होगा कि दिन में लाइट है इसलिए हम चीजों को देख पा रहे हैं, और रात में क्या है, वही लाइट नहीं है, एब्सेंट है वो लाइट, तो उसकी वजह से हमें चीजें नहीं दिख रही हैं। तो चीजें हमें क्यों दिख रही हैं? क्योंकि लाइट प्रेजेंट है। ठीक है, इसी लाइट को हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी को, कि कैसे हम चीजों को देख पा रहे हैं, क्यों हमें चीजें नहीं दिख रही हैं, और क्यों हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं। यही सारी चीजें जो है वो पूरी हमने पढ़नी है इसमें। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूँ कि लाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जो सेंस ऑफ विजन देती है, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली लाइट क्या हो गई? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती है, जो हमको सेंस ऑफ विजन देती है। ठीक, ये जो लाइट होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म पे चलती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी चल सकती है, मतलब जहां पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी मटेरियल पे नहीं चल सकती हैं। इनको चलने के लिए मटेरियल हो तो भी ये प्रोपोगेट हो सकती है, ट्रेवल कर सकती हैं। अगर कोई मटेरियल नहीं हो, कोई मीडियम नहीं है, तो भी प्रोपोगेट कर सकती है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी आराम से ट्रेवल कर सकती है। ठीक, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम के हम छोटे से पार्ट को देख पाते हैं, जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। तो विजिबल लाइट क्या होता है? उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। हम वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इस समय नहीं पढ़ने जा रहे हैं, वो एनी हाउ आप नेक्स्ट क्लास में, हायर क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ेंगे। हमारा इस समय फोकस है लाइट का। ठीक है, तो हम उसके एक बहुत छोटे से पोर्शन को जिसको देख पाते हैं उसको कहते हैं विजिबल लाइट। ठीक है, अब इस विजिबल लाइट का, क्योंकि ये वेव है, तो उसमें
वेवलेंथ भी होगी। वेवलेंथ क्या होता है थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने बनाई एक वेव, ठीक है। ये वेव इस पॉइंट से चली ए और ऊपर गई, नीचे आई और वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ गई बी, ठीक है। तो ए और बी के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। अब ये इसका हाईएस्ट पीक पॉइंट है, ये इसका पीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पे है इसकी जितना ये हाइट ली है इसने, इस पीक को कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है। और ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको कहते हैं टॉप, ठीक है। तो ये है हमारी वेव, ये है क्रेस्ट, ये है टॉप, ठीक है। अब आता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अब आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको चलिए समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इन सब चीजों की हमको अभी कुछ टाइम बाद जरूरत पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो ये मैंने एक वेव बनाई, ठीक है, और ये मेरी दूसरी वेव बनी, ठीक है। क्या अंतर है इन दोनों वेव्स में, देखिए ये अपनी मेन पोजीशन से बहुत ज्यादा डेविएट हो रही है, ठीक है, जबकि ये बहुत कम डेविएट हो रही है। और ऐसा होने पे ये अगर पोजीशन ए है तो एक क्रेस्ट एंड एक ट्रॉट को मिला के एक वेवलेंथ बनती है। ये एक क्रेस्ट, ये एक ट्रॉट, और ये मिला के एक वेवलेंथ हो गई ए बी। यहाँ पे इस ए बी को देखिएगा और इसको मैं सी डी से दिखाती हूँ। ये क्रेस्ट, ये ट्रॉट, ये हो गई सी डी, एक वेव। तो यहाँ पे किसकी वेवलेंथ ज्यादा दिखाई दे रही है, ये ए टू बी ये ज्यादा है या सी टू डी ये ज्यादा है, डेफिनेटली सी टू डी ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ ये होती है फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाती है, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये होती फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब अपनी मेन पोजीशन से डेविएट हो कितनी बार हो रही है, ठीक है। तो जब ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी तो वेवलेंथ बहुत छोटी थी, ए टू बी को देखिए, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी कम थी तो वेवलेंथ बड़ी थी, सी टू डी को देखिए, इसको देखिए, और यहाँ पे ए टू बी को देखिए, इसको देखिए, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से दिखाते हैं, हम इसको दिखाते हैं लैम्डा से। लैम्डा जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ रहा है, ये ऊपर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमको तो इतनी की ही जरूरत है। तो आई होप आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल लाइट है, विजिबल वेवलेंथ है, वो बहुत छोटी सी है जिसको हम देख पाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, अच्छा एक चीज और, तो अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात। तो अब एक और थ्योरी आई जिसमें कहा गया कि लाइट जो है सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही नहीं ट्रेवल करती है, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। और इस एनर्जी के पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहते हैं फोटॉन्स। क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं फोटॉन्स, ठीक है। तो अब दूसरी थ्योरी ने क्या कहा, उसने ये कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है। तो जब हम कहेंगे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलती है तो ये हमको फिनोमेना एक्सप्लेन करते हैं रिफ्लेक्शन, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन मतलब लाइट का कॉर्नर से बेंड हो जाना। ये सारी थ्योरीज को, ये सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। पर जब हम लाइट को पार्टिकल थ्योरी, लाइट की पार्टिकल थ्योरी को लेते हैं जिसमें हम कहते हैं लाइट छोटे छोटे पार्टिकल या फोटोन के फॉर्म में चलती है,
तो इस ये जो एक्सप्लेन करता है वो होता है कास्टिंग ऑफ शेडो या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, जो हम अभी इसको बहुत डीप में नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये हमारा टॉपिक है ही नहीं। ये सब एनी हाउ आप जाके 12th में 11th में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो अब बेसिकली क्या निकल के आया है कंक्लूजन कि लाइट का डुअल कैरेक्टर होता है। लाइट वेव के फॉर्म में भी चल सकती है और लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी चल सकती है, ठीक है, जिसको आप हायर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ने जा रहे हैं। तो फिलहाल हम अपने मेन टॉपिक पे रहते हैं जो पढ़ने जा रहे हैं आज, लाइट, और उसमें भी रिफ्लेक्शन। अब समझते हैं बाकी चीजें लाइट से रिलेटेड। तो अब आता है रे। रे क्या होती है? रे क्या होती है? रे होती है स्ट्रेट लाइन along which light travels। ठीक है, लाइट के ट्रेवल करने के पाथ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। ये है रे, ठीक है, ये आगे एरो होता है, स्टार्टिंग में बंद होता है, ठीक, ये एक रे हो गई, ठीक है। बीम क्या होता है? बीम होता है कलेक्शन ऑफ रे, बहुत सारी रेज एक साथ ले लोगे तो ये हो जाएगा बीम, ठीक है। बीम तीन तरह की हो सकती है। पहला बीम क्या हो सकता है? पैरेलल बीम हो सकती है। पैरेलल बीम कैसे होंगी? ये एक बीम, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या हो गया? रेल की पटरियां जो ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के किनारे किनारे पे चल रही हैं, मिलती नहीं है आपस में, ठीक है। नदी के किनारे, वो भी पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेलल बीम्स हो गई। तो बीम, दूसरे तरह की बीम क्या होती है? दूसरे तरह की बीम्स होती है कन्वर्जिंग, ठीक है। कन्वर्जिंग बीम क्या होती है? उसका मतलब होता है कि बीम कहीं से आ रही है और एक पॉइंट पे आके वो जाके मिल जाती है, ठीक है। ये सारी की सारी जो रेस जब एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं तो इस तरीके के रेस को कन्वर्जिंग बीम्स कहते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रेज ही बीम्स कहलाती हैं। तो ये क्या हो गई? कैसी बीम हो गई? कन्वर्जिंग बीम हो गई, ठीक है। आ रही है और एक पॉइंट पे आके ऐसे मिल जा रही है, ठीक है। अब तीसरी तरह की रेस बीम क्या हो जाती है? वो होती है डायवर्जिंग, ठीक। डायवर्जिंग बीम में क्या होता है? एक पॉइंट से बाहर निकलते हुए दिखाई देती है। एक पॉइंट से बाहर निकल रही है, एक पॉइंट से बाहर निकल रही है, ठीक है। किसी एक पॉइंट से ऐसे बाहर की ओर निकल रही है। कन्वर्जिंग क्या था? किसी एक पॉइंट पे सारी की सारी बीम्स आके मिल जा रही हैं, ये कन्वर्जिंग था। डायवर्जिंग क्या है? किसी एक पॉइंट से बाहर निकलती हुई दिख रही है, ठीक है। तो हमारी बीम क्या हो गई? तीन तरीके की हो गई, पैरेलल, कन्वर्जिंग एंड डायवर्जिंग, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो चलिए देखते हैं, यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? द प्रोसेस of bouncing back of light rays when falls on the surface of an object। किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से लाइट का बाउंस बैक हो जाना। मान लीजिए कि ये किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस है, ये लाइट की रे आई, आने वाली रे है, इसलिए ऐसे बनाएंगे, यहां से बाउंस बैक हो गई, जा रही है वापस टकरा के,
इसलिए हम एरो को जाने वाली साइड में बनाएंगे। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, किसी भी सरफेस से अगर लाइट टकराती है, टकरा के वापस बाउंस बैक मतलब पीछे पलट के चले जाना, टकरा के पलट जाना। जैसे अगर आप एक बॉल लेंगे और बॉल को बहुत जोर से अगर आप किसी दीवार पे मारेंगे, वॉल पे मारेंगे, तो बॉल पलट के आपकी ओर वापस आएगी। ये बाउंसिंग बैक हो गया। ठीक है, टकराई और वापस आ गई बॉल, तो ये क्या हो गया, बाउंसिंग बैक हो गया। ठीक, इसको कहते हैं बाउंस बैक होना, टकरा कर वापस आना। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। अब आता है रिफ्लेक्शन के लॉस। अच्छा, लॉस से पहले हमें दो तीन चीजें और पढ़नी पड़ेंगी। अब आता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का मतलब क्या होता है, वो रे जो किसी सरफेस की ओर जा रही है। ठीक है, क्या हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ये हो गई। ठीक, ये इस सरफेस की ओर जा रही है, फॉल हो रही सरफेस पे, तो वो रे, द रे विच फॉल्स ऑन एनी सरफेस, जो किसी सरफेस पे फॉल हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई, जो टकरा कर बाउंस बैक हो रही है। ठीक है, द रे विच इज बाउंसिंग बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो किसी सरफेस के ऑब्जेक्ट के किसी सरफेस से टकरा कर बाउंस बैक हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। फिर एक वर्ड आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वो पॉइंट ये देखिए, ये पॉइंट दिख रहा है, वो पॉइंट जहां पे इंसिडेंट रे आके किसी सरफेस पे फॉल हुई है, जिस पॉइंट से वो उस सरफेस पे टकराती है, वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ए जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, फिर आता है नॉर्मल, तो यहीं पे लिखती हूँ। नेक्स्ट आता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से अगर हम इस सरफेस के अलोंग एक राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन, अ लाइन एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस सरफेस, ऑब्जेक्ट के सरफेस पे एक 90 डिग्री का अगर हम एंगल बना देंगे, एक स्ट्रेट लाइन एक्चुअली बना देंगे, तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल। कहाँ पे नॉर्मल बना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बना। ठीक है, और यहां से ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये रिफ्लेक्ट कर गई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखिए ये नॉर्मल एंड ये नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में बना हुआ जो एंगल होगा, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आर ए। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो बना होगा एंगल, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या उसको हम एंगल एंगल आर से दिखाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें हो गई, एंगल आई क्या है, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में बना हुआ एंगल, और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में बना हुआ एंगल। ठीक है, अब आते हैं चलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे कि वो क्या होता है। तो बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या चीज है, तो क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों सेम प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal
all lies on the same plane. ठीक है, ये तीनों ही चीजें एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। दूसरा क्या होता है, दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। ठीक है, या हम उसको लिख सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल I है, ये एंगल I और ये एंगल R है, ये हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 20 डिग्री का है एंगल I, तो एंगल R कितने होगा, वो भी हमेशा 20 डिग्री का होगा। ठीक है, तो जितने एंगल से कोई रे इंसिडेंट होगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि सरफेस के ऊपर, उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, किसमें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो क्या होता है, जब ये रिफ्लेक्शन अगर कर रहा है, लाइट की रे आ रही है, टकरा रही है और वापस हो जा रही है, तो इसमें जो पॉलिश्ड सरफेसेस होती हैं वो हमेशा ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं एज कंपेयर टू अनपॉलिश्ड सरफेसेस। ठीक है, तो पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेसेस हमेशा ज्यादा रिफ्लेक्शन अकर करेंगी एज कंपेयर टू अनपॉलिश्ड एंड डल सरफेसेस, रफ सरफेसेस। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम समझते हैं क्या होता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, वो क्या चीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सॉरी, आपके हाफेली में भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली आया होगा, मुझे ऐसा लगता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, अगर नहीं आया है तो बोर्ड में इस रेगुलर रिफ्लेक्शन पे एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन काफी आता है। तो अब देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में पहली चीज है कि आपकी जो सरफेस है वो स्मूथ होनी चाहिए। तो क्या है, अकर्स फ्रॉम स्मूथ सरफेसेस। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, जो स्मूथ सरफेस होती है वो क्या होती है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे अरेंज होते हैं इवनली, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल इवन ऑर्डर में वो सारे अरेंज होते हैं और एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। ठीक, तो दूसरा क्या हो गया, ऑल द पार्टिकल्स are arranged in या हम कहेंगे यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होते हैं, या हम कह सकते हैं इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में अरेंज्ड होते हैं सारी। ठीक है, सारे एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो किन सर्फेसेस से होता है, जो स्मूथ सरफेस होती है, शाइनी सर्फेसेस होती हैं। यहाँ पे हम शाइनी और लिख लेते हैं, स्मूथ एंड शाइनी सर्फेसेस होती हैं। और स्मूथ और शाइनी सर्फेसेस क्या होते हैं, जिनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सारे अरेंज होते हैं इवनली ऑर्डर में, यूनिफॉर्मिटी के साथ में और एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, अब इससे होता क्या है वो समझिए, कि इससे होता है
जितनी भी लाइट की रेज हैं जो उस पर इंसिडेंट हो रही हैं, जो लाइट की रे इंसिडेंट होंगी वो बहुत दूर से आ रही हैं, तो दूर से आने वाली रेज हमेशा पैरेलल मानी जाती हैं, ठीक है। तो हम उसमें लिखेंगे पैरेलल लाइट रेज। सो ऑल द पैरेलल beam of incident light, all the parallel beam of incident light reflects as parallel beam in one direction। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो जो उनसे अब हमारा सरफेस क्या है, बिल्कुल स्मूथ है, उसके एक एक पार्टिकल जो है वो अरेंज्ड है इवनली मैनर में, ठीक है, बहुत यूनिफॉर्मिटी के साथ में और एक ही डायरेक्शन में है। ऐसा होने पे क्या हो रहा है, जो रिफ्लेक्शन अगर कर रहा है पैरेलल बीम का, वो पैरेलल ही जा रहा है, पैरेलल ही, और रिफ्लेक्शन के बाद भी जो पैरेलल बीम आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो रही है और एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जब ये दो चीज होती हैं, क्या दो चीज, कि रिफ्लेक्शन के बाद बीम पैरेलल रहे, रिफ्लेक्ट्स एज पैरेलल, और फिर एक ही डायरेक्शन में रहे, तो ऐसा होने पे क्या होता है, इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो ये फॉर्म करता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। तो अगर ये दो चीजें अकर करती हैं, क्या दो चीजें, कि रिफ्लेक्ट हो रही है, जो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो पैरेलल है और एक ही डायरेक्शन में है, तो ऐसा होने पर इमेज बनेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो इमेज नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन किन ऑब्जेक्ट से होता है और उससे इमेज क्यों बनती है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किससे होगा, जो स्मूथ ऑब्जेक्ट्स हैं, शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, हाईली पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें क्या होता है, सारे पार्टिकल एक ही प्लेन पे होते हैं और एक ही डायरेक्शन में होते हैं, बिल्कुल अरेंज होते हैं एक यूनिफॉर्म मैनर पे। और ऐसा होने पे क्या होता है, सारी पैरेलल बीम जो आती है, इंसिडेंट होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल रहती हैं और एक ही डायरेक्शन में रहती हैं। तो जब ये दोनों चीजें अगर करती हैं कि पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद भी बीम पैरेलल ही रही और एक ही डायरेक्शन में ही गई, तो ऐसा होने पे क्या होता है, हमें उसका इमेज दिखाई देता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो क्या हुआ कि ये सरफेस स्मूथ थी, ठीक है, सारी इंसिडेंट रे जो इसमें पड़ी, इंसिडेंट रे जो इस पे पड़ी, वो सब पैरेलल थी एक दूसरे के, ठीक है, सब के सब पैरेलल थी एक दूसरे के। ये रहा नॉर्मल और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, रिफ्लेक्टेड रे को दूसरे तरह से दिखाती हूँ, ठीक है। तो उसको थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं। बच्चों मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। ये मान लीजिए कि मेरी पैरेलल रेज है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और अब ये रिफ्लेक्ट हो रही है। हम रिफ्लेक्टेड रेज बना लेते हैं, ठीक है, ये रही रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक। तो रिफ्लेक्ट जो हुई, तो देखिए ये सारी रेज जो है जब रिफ्लेक्ट हुई तो पैरेलल है एक दूसरे के और सब की सब सेम डायरेक्शन में। तो जब ऐसा होगा तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगी, ठीक है। ठीक, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जब ये स्मूथ सरफेस है तो क्या होगा, सारी जो रेज हैं उनके एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होंगे, इसलिए उनके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम हो जाएंगे, इसलिए वो सारे एक दूसरे के पैरेलल होंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी और इमेज को फॉर्म करेंगी, ठीक है।
इसीलिए आपको देखिए, जब हम आपने सीनरी तो बहुत बनाई होगी ना बचपन में, छोटे क्लासेस में, लाइक वो सन है जो माउंटेन के बीच में से ऐसे राइज हो रहा है, नीचे हम वाटर बनाते हैं, वाटर पे उसका पूरा रिफ्लेक्शन बनाते हैं, सन बनाते हैं। कैसे ये सब क्या हो रहा है, यही यही तो हम पढ़ रहे हैं। कैसे हुआ, क्योंकि वाटर जो है वो स्टिल है, वो मूव नहीं कर रहा है। अगर मूव नहीं कर रहा है तो सरफेस क्या हो गई, स्मूथ हो गई, शाइनी हो गई, ठीक है। और क्या हुआ, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर किया, और रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर होने पे एक इमेज बन गई, उस सन की इमेज आपको नीचे पानी में दिखाई दी, या पेड़ों की इमेज दिखाई दी, या कुछ और कोई और चीजें, हम खड़े में हमारी इमेज दिखाई देगी। क्यों ये सब चीजें अकर करेंगी, क्योंकि जो सरफेस है वो रेगुलर है। एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मैं फर्श को लूं, नीचे अपना फ्लोर लूं, तो फ्लोर के पार्टिकल्स जो है वो अनइवनली अरेंज्ड होते हैं, वो रेगुलर नहीं है, वो इररेगुलर है, ठीक है। हमारा जो फ्लोर, हमारी जो जमीन है जिसमें हम चलते हैं, ये सब क्या है, इररेगुलर सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस नहीं है, ठीक है। इसके पार्टिकल्स इवनली अरेंज नहीं होते हैं, इररेगुलरली अरेंज होते हैं। तो अभी इसके ऊपर अगर मैं पानी डाल देती हूँ तो क्या होगा, पानी जो है उसके पार्टिकल्स उस सरफेस को स्मूथ कर देंगे। तो सिर्फ फर्श स्मूथ सरफेस नहीं है, फर्श में अगर पानी डाल दिया तो अब वो स्मूथ सरफेस बन गई। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम फर्श में पानी डाल देते हैं तो क्या उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अगर हम फर्श में पानी डालेंगे तो अब ये स्मूथ सरफेस बन जाएगी, ठीक है। और स्मूथ सरफेस बन जाएगी तो सारी पैरेलल इंसिडेंट रेज जो होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही रहेंगी और सेम डायरेक्शन में ही रहेंगी, इसलिए रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर करेगा, और इसलिए उस समय उसमें इमेज फॉर्मेशन भी होगी, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं, शूज है हमारे, जो जूते होते हैं पहनने के, जो आप लेदर शूज ले लीजिए, तो अगर मैं उसको बहुत हाईली पॉलिश कर दूं, अच्छे से चेरी ब्लॉसम ढंग से अच्छे से पॉलिश कर दूं, चमकने लग जाए जूते, ठीक है। अब जब जूतों को हमने बहुत अच्छे से पॉलिश कर दिया, तो अब ये पॉलिश्ड शूज जो है वो भी क्या हो गए, स्मूथ सरफेस हो गई, और उससे भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और उससे भी इमेज की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो चलिए अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को समझते हैं। थोड़ा टफ है पर समझ में आ रहा होगा, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ, अभी भी पढ़ाती हूँ, ये वो बच्चे हैं जो फाइनेंशियल वीकर सेक्शन से हैं, जिनसे मैं कोई फीस चार्ज नहीं करती हूँ, और इस बार उन सबके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बात का, ठीक है। तो आप वीडियो को ढंग से देखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक समझ में ना आया हो, या आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। मेरा पक्का मानना है कि आप हर एक क्वेश्चन को इसमें से कर पाएंगे। चलिए अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, सॉरी, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं। तो हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन में बात करी कि स्मूथ सरफेस से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किन सरफेसेस से होता है, वो रफ सरफेसेस से होता है। occurs from rough surfaces, ठीक है। तो पहली चीज क्या होगी, रफ सरफेस से होता है। अब होता क्या है रफ सरफेस में, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ रफ सरफेस are arranged in uneven manner, या हम कह सकते हैं irregularly, ठीक है।
अनइवनली अरेंज होते हैं, यूनिफॉर्मिटी उसमें कुछ नहीं होती है, इरेगुलर वे में अरेंज होते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, ऑल द पैरेलल इंसिडेंट रे incident light reflects in different direction. यहां पे एक चीज और लिखते हैं, all the particles of rough surface arranged in uneven manner irregularly or and in different direction. ठीक है, ये तीन चीजें होती है। तो अब क्या हो गया, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट हुई उस सरफेस के ऊपर जो रफ थी, वो रिफ्लेक्शन के बाद उसकी जो बीम है वो सारे डायरेक्शन में चली गई, स्कैटर हो गई इन डिफरेंट रिफ्लेक्ट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, या हम बोल सकते हैं स्कैटर्स। ठीक है, वो स्कैटर हो जाती है, इधर उधर फैल जाती है सारी। ठीक है, उससे क्या होता है कि image will not form, ठीक है। क्यों नहीं इमेज फॉर्म होगी, क्योंकि ना तो रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल है और ना ही वन डायरेक्शन में है। इमेज सिर्फ दो ही तरीके से फॉर्म हो सकती है, कि रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो पैरेलल हो और वन डायरेक्शन में हो। यहाँ पे तो हमने ऐसी कोई बात करी नहीं, हमने तो कहा जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो स्कैटर हो गई, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, और वो सेम डायरेक्शन में भी नहीं है, दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, और वो पैरेलल भी नहीं है एक दूसरे के, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ये भी लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो अब वो क्योंकि पैरेलल भी नहीं है एक दूसरे के और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में भी चली गई, सेम डायरेक्शन में भी नहीं है, तो क्या होगा, इमेज फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, इसलिए जब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से कभी भी इमेज फॉर्म नहीं होती है। तो अब समझते हैं कि रफ सर्फेसेस क्या क्या होती हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ सर्फेसेस को बताती हूँ। चलिए, तो अब थोड़ा रफ सरफेस समझते हैं क्या क्या होता है और कैसे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में यहाँ पे रेज जा रही हैं। ठीक है, तो देखिए ये है, इसके पार्टिकल्स ऊपर नीचे हैं। क्या है रफ सरफेस, हमारा पेज है, कोई भी कॉपी का जो पेज होता है वो रफ सरफेस हो जाएगा। जो अगर मैं फिर से शूज वाला टॉपिक लूं, तो शूज जो है वो बहुत धूल लगे हुए हैं, पॉलिश नहीं है, अनपॉलिश शूज क्या हो गए, रफ सरफेस हो गई। पेज कॉपी के क्या हो गया, रफ सरफेस हो गई। सिर्फ फ्लोर जो हो गया वो क्या हो गया, रफ सरफेस हो गया। पानी पड़ गया तो स्मूथ बन गया, पर अगर सिर्फ फ्लोर है तो वो रफ सरफेस हो गई। ठीक है, तो और क्या हो गया, फ्लोर हो गया, ठीक है, वुड हो गया। ठीक है, कौन सा वुड, जो पॉलिश नहीं है। अगर मैंने वुड को भी हाईली पॉलिश कर दिया, जो उसको पॉलिशिंग जो होती है वुड के ऊपर, वो अब स्मूथ हो गई, उसमें आपको सारी इमेजेस दिखाई देंगी। क्यों दिखाई देंगी, क्योंकि उससे रिफ्लेक्ट होके जो पैरेलल बीम है इंसिडेंट, वो जब रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो वो भी पैरेलल ही है और वन डायरेक्शन में है। तो हाईली पॉलिश सर्फेसेस, चाहे वो वुड है चाहे वो मेरा जूता है, वो सब क्या होगा, वो तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कर रही है। पर अगर इसी वुड को जो पॉलिश नहीं है उसको लेंगे, जैसे हमारे पेड़ पौधे जो है उनमें जो उसका जो स्टेम है उसको लेंगे, वो तो पॉलिश नहीं है, तो वो कैसा सरफेस हो गया, वो रफ सरफेस हो गया। हमारा जो फ्लोर है वो कैसा सरफेस हो गया, वो रफ सरफेस हो गया। ठीक है, पेज जो है कॉपी का वो भी रफ सरफेस हो गई, हमारी स्किन क्या है वो भी रफ सरफेस हो गई। ये सारी चीजें रफ सरफेस है। तो ये क्या होगा, इसमें क्या होता है कि ये लाइट की रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये रहा नॉर्मल, ये इधर चली गई। अब एक लाइट की रे इधर इंसिडेंट हो गई, ठीक है, ये रहा नॉर्मल। अब ये कैसे जाएगी, ये कुछ ऐसे चली जाएगी,
एक लाइट की रे इधर इंसिडेंट होगी, ये रहा नॉर्मल, और ये कुछ ऐसे चली जाएगी, ठीक है। देख रहे हैं सब डायरेक्शन में लाइट की रे जाती है। एक लाइट की रे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, ये इंसिडेंट हुई लाइट की रे, और ये कैसे गई, ये कुछ ऐसे चली गई, ठीक है। तो सारे डायरेक्शन में देख रहे हैं ये कितने सारे डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन में लाइट की रे जा रही है, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही। क्या ये पैरेलल है एक दूसरे के? ये तो पैरेलल नहीं है, और सेम डायरेक्शन में भी नहीं है। तो क्या होगा, ये स्कैटर हुए पूरे चारों ओर ये लाइट की रे फैल रही है, ठीक है। तो क्या क्या ये कुछ नुकसान हो रहा है इससे? नहीं, इससे बहुत फायदा हो रहा है। इससे फायदा क्या होता है कि अगर मैं अपने टेबल को, कि आपका मान लीजिए कमरे में टेबल पे कोई सामान रखा हुआ है, डाइनिंग टेबल पे खाना रखा हुआ है, ठीक है, और आप कमरे के किसी भी कोने से देख सकते हैं कि डाइनिंग टेबल में क्या खाना पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी वो जो लाइट की रे है वो स्कैटर अवे हो रही है, चारों ओर फैल रही है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं, और उस वजह से क्या हो रहा है, आप कमरे में रखी हुई हर चीज को कहीं से भी खड़े होके देख पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप कमरे में रखी हुई चीजों को हर जगह से खड़े होकर नहीं देख सकते थे। जैसे कि आप मान लीजिए कि मम्मी को बोल रहे हैं कि अरे मैं तो एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मेरी तो मैं सोशल स्टडीज पढ़ रहा हूँ, अब बुक के अंदर रखा हुआ है आपने फोन, ठीक है। मम्मी ने तो सोचा, आपने सोचा कि मम्मी को तो फोन दिखेगा नहीं क्योंकि वो तो बुक के अंदर है, तो मम्मी कैसे देख सकती है? पर मम्मी ने आई या पीछे से एक लगाया चाटा। क्यों? क्योंकि मम्मी ने खिड़की से देख लिया था कि अच्छा इसके अंदर तो, बुक के अंदर तो फोन रखा हुआ है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अगर नहीं करता, तो मम्मी नहीं देख सकती थी कि आपका फोन रखा हुआ है बुक के अंदर, ठीक है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का फायदा भी है। फायदा ये है कि हम किसी भी जगह से कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइट की रेस पूरे कमरे में स्कैटर अवे हो रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फैल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, ये तो हुआ डिफ्यूज एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ एंड शाइनी सर्फेसेस से। वो अगर हम ले फ्लोर को, सिर्फ फ्लोर रफ सरफेस, पानी डाल दिया स्मूथ सरफेस, सिर्फ फ्लोर से क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, पानी डाल देंगे क्या हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जूता क्या हो गया, रफ सरफेस, सिर्फ जूते से क्या हो जाएगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मैंने अच्छे से पॉलिश कर दिया उसको, अब क्या हो गया, हाईली पॉलिश सरफेस हो गई जूते की, अब क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो पानी है, पानी अगर हम स्टिल वाटर लेंगे क्या हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, उसमें इमेज बनेगी। पर नदी में बहता हुआ पानी जो है, लगातार बह रहा है, मूवमेंट में है पानी, तो ये क्या हो जाएगा, रफ सरफेस बना रहा है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो सेम प्लेन पे नहीं है, ठीक है, एक डायरेक्शन में नहीं, सॉरी एक डायरेक्शन पे नहीं है, पार्टिकल्स इवनली ऑर्डर्ड नहीं है, ठीक है। तो अब क्या बना देगा, ये रफ सरफेस बना देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये रफ सरफेस, मेरी स्किन क्या हो गई, रफ सरफेस, ठीक है। इसीलिए मैं कहीं पे भी खड़ी होंगी तो मैं दिखाई दूंगी, आप अपने रूम में कहीं पे भी खड़े होते हैं तो दूसरों को दिखाई देते हैं, ठीक है। ये रफ सरफेस एंड डिफ्यूज सरफेस का, सॉरी रफ सरफेस एंड रेगुलर सरफेस का, स्मूथ सरफेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किससे होता है, रफ सरफेसेस से होता है। रफ सरफेस क्या हो गई, पेज हो गया, वुड हो गया जो बहुत पॉलिश नहीं है, जो जैसे बाहर पेड़ के जो तने होते हैं, उनकी ब्रांचेस होती हैं, ये सब क्या हो गया, रफ सरफेस हो गई। पत्तियां होती हैं, मेरी स्किन है, पेज है, ये सब क्या है, रफ सरफेसेस है। जूता है, धूल रखा हुआ पड़ा हुआ जिसको पॉलिश नहीं किया हुआ है, ये सब रफ सरफेसेस है, ठीक है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जब सारे डायरेक्शंस में ये लाइट की रे ट्रेवल कर रही है, तो क्या इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही प्लेन पे पड़ रहे हैं, वो तो हो रहा है, देखें वो सारी चीजें तो हो रही। दूसरा लॉ कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो दूसरा लॉ मतलब ये दोनों लॉ फॉलो हो रहे हैं, हर पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे फॉलो हो रहे हैं, हर पॉइंट पे फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये जब रेज जो आ रही हैं पैरेलल, वो जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो पैरेलल नहीं है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है, एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं है, या तीनों नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन में नहीं है, तीनों एक प्लेन में है, और हमेशा एंगल आई एंगल आर के बराबर ही है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर ही है, हर रे के लिए बराबर है, हर रे के लिए बराबर है। पर हो ये रहा है कि क्योंकि जो सरफेस है वो अनइवन है, रफ है, उस वजह से रिफ्लेक्शन के बाद
ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है, ये तो बिल्कुल फॉलो हो रहा है, हर हालत में हर एक इंसिडेंट रे के लिए फॉलो हो ही रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अब आप इन किसी भी तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप आराम से कर सकते हैं। जो पॉइंट्स लिखाए थे उसी पॉइंट वाइज चलिएगा। अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आता है तो वो 4 आपके पॉइंट्स जरूर होना चाहिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, सारे स्मूथ सर्फेसेस से होता है, सारे के सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो इवनली अरेंज्ड होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं और एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, और फिर उससे क्या होता है, सारी पैरेलल इंसिडेंट रेज जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल ही रहती है, पहला पॉइंट, और एक ही डायरेक्शन में होती है दूसरा पॉइंट। तो जब भी कभी ये 2 पॉइंट फॉलो होंगे, मतलब पहला क्या, रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन में हो, सब एक ही डायरेक्शन में हो, तो ऐसा आप जब भी कभी ये दोनों पॉइंट फॉलो हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, तो हमेशा इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आप इनमें अगर एग्जाम्पल देंगे तो स्टिल वाटर पे जो हमारा जो रिफ्लेक्शन बनता है सन का, वो हो सकता है। हम फ्लोर पे पानी डाल दें और उस पर रिफ्लेक्शन अगर कर सकता है। ये सब क्या है, ये हमारे रेगुलर रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अगर करता है रफ सर्फेसेस से। क्या होता है रफ सर्फेसेस में, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ रफ सर्फेस आर अरेंज्ड इन अनइवन मैनर, इरेगुलर वे, या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में वो अरेंज्ड होते हैं। उससे क्या हो जाता है, ऑल द पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट होती है, वो पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन स्कैटर्स अवे, गोज इन डिफरेंट डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जाती हैं, और सेम पैरेलल नहीं होती है एक दूसरे के। ठीक है, वो सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो पैरेलल नहीं होती एक दूसरे के। देखिए कोई भी रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ऐसा होने पे क्या होता है, ना तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है और ना ही वो सेम डायरेक्शन में है। तो क्या इमेज की फॉर्मेशन होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि दोनों में से कोई कंडीशन फॉलो नहीं हुई। हमारी कंडीशन सिर्फ 2 थी कि पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज मिल जाए और पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो सेम डायरेक्शन में भी हो। दोनों में से कुछ नहीं हुआ, तो क्या होगा, इसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। पर इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि हम रूम के किसी भी कोने से कुछ भी चीज को देख सकते हैं, क्योंकि लाइट जो है वो स्कैटर हो रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है पूरे कमरे में फैल रही है, इसलिए हम कहीं से भी कुछ भी देख सकते हैं। इसलिए आपकी मम्मी भी देख सकती है कि अरे ये फोन तो आपकी बुक के अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना, और आपकी पिटाई हो सकती है उस समय। ठीक, तो आई होप आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। एक और चीज थी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हर एक पॉइंट पे फॉलो होता है, सिर्फ होता क्या है कि एज अ होल ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में होती हैं। ठीक, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जितने भी टॉपिक हमने लिए थे वो सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। स्पेशली रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इस पे से क्वेश्चंस आते हैं और मुझे लगता है कि अब आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के दिया जाएगा तो आप कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो होगी स्फेरिकल मिरर्स पे, जिसमें हम बात करेंगे कि पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है मिरर का, एंड अपर्चर क्या होता है। ये अपर्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली बच्चों को नहीं समझ में आ पाता ढंग से कि क्या होता है, उसको बड़ा लेना है या छोटा लेना है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैंने ये चीज बहुत अच्छे से समझाई हुई है और मैं उसके बाद आप, मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी दिक्कत होगी ये समझने में कि अपर्चर क्या है और उसको कैसे लिया जाता है, मतलब उसको बड़ा लेंगे या छोटा लेंगे। इसके अलावा हमने प्रिंसिपल फोकस की बात करी है मिरर की, और रे डायग्राम्स एंड यूजर्स के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। यूजर्स पर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्जाम पे, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रे डायग्राम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन जरूर से दबाइएगा, और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं आपसे खुद कनेक्ट कर लूंगी। थैंक यू, स्टे सेफ, बाय बाय।